वेल कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी कि कैसे क्या करना है। आपको पहले ही एक दिक्कत थी जो थी आपको कॉलेज कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको चुनना है। ये सारी दिक्कतें आप अपने पार कर लिए और अब आपको एक कॉलेज मिल गया। लेकिन क्या अभी भी आपको कॉलेज के बारे में पूरी तरह पता है? नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कॉलेज जाने से पहले करनी है और कॉलेज जाने के बाद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ पे आ जाते हैं। आपको दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी कॉलेज के अंदर। जो पहली चीज़ है वो है आपका एक स्टूडेंट आईडी कार्ड और एक होता है स्टूडेंट ईमेल आईडी। अब स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए। मे बी कुछ कॉलेजेस तो 1 महीना ले लेते हैं। आपका कॉलेज थोड़ा ज़्यादा फास्ट है तो वो 1 हफ्ते में भी बना के दे सकता है। तो स्टूडेंट आईडी कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो, 2 रीज़न है इंपॉर्टेंट। कॉलेज में जब आप आते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा पर्क्स मिल जाते हैं। पर्क्स बेसिकली एक तरह से समझ लो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है आपको, क्योंकि आपको अपने आईडी कार्ड के बल पे बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, आप अपने लिए एक माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो कि फ्री होगा। आप गिटहब का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो भी फ्री होगा। जिनको नहीं पता गिटहब क्या होता है, एक जगह है जहाँ पे आप बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने सेव रख सकते हो और लोगों को उसका एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, ऐसी और भी चीज़ें हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब भी अपना जो सब्सक्रिप्शन है प्लस वाला और प्राइम वीडियो वाला, ये सब स्टूडेंट आईडी कार्ड के बलबूते पे आपको थोड़ा कम में मिल जाता है। तो स्टूडेंट आईडी कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट मेल आईडी के। स्टूडेंट मेल आईडी का भी सेम ऐसा ही फ़ायदा है। जहाँ जहाँ आप इस मेल का यूज़ करोगे वहाँ वहाँ आपको सारी चीज़ों का फ्री एक्सेस मिल जाएगा और वो तब तक आपके पास फ्री एक्सेस होगा जब तक आपके कॉलेज चल रहा है। सपोज़ आपका 3 साल का कोर्स है तो आपको 3 साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट की सारी ऐप फ्री मिल जाएंगी। आपको 3 साल के लिए गूगल की काफ़ी सारी ऐप्स हैं वो फ्री मिल जाएंगी। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा पावर है कॉलेज में आने के बाद। ठीक है, अगली चीज़ की हम बात करते हैं तो वो है कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लैपटॉप तो रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। ठीक है, रिकमेंड सिर्फ उनको करूँगा जो बीटेक, बीसीए, सीएस, ये 3 कोर्सेज़ के अंदर है ना, और एक्स्ट्रा में जो लोग बीबीए के अंदर टैली वगैरह सीख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को कहूँगा मैं कि वो लोग अपने लिए एक डिसेंट सा लैपटॉप ले लो। ठीक है, ज़्यादा कोई महंगा लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही सिंपल 32-30 हज़ार के लैपटॉप आते हैं, उसके अंदर भी आप सेम काम कर सकते हो। ठीक है, तो लैपटॉप वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आपके कोर्स के अंदर है तो आप ले लो, पर और ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो लैपटॉप इतना कंपलसरी नहीं होता। कॉलेज आपको ये नहीं कहता कि आपको लैपटॉप लेना ही लेना है, आपकी मर्ज़ी, आप अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्मार्टफोन लेना ज़रूरी है। स्मार्टफोन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर आपका बेसिकली व्हाट्सअप वगैरह रहेगा, कॉलेज के अपडेट्स वगैरह आएंगी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, इवेंट्स के नोटिस आएंगे आपके पास, सोसाइटीज़ के नोटिस आएंगे, और कॉलेज की कुछ ऐप्स होंगी, कुछ कॉलेज की वेबसाइट्स होंगी, वो आप फ़ोन में डायरेक्टली देख सकते हो। तो स्मार्टफोन तो ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि कॉलेज आपसे कुछ डॉक्स फाइल वगैरह फिल करवाता है, कोई सेमिनार का, कोई वेबिनार का, तो वो आप अपने स्मार्टफोन से करते हो। तो स्मार्टफोन तो ज़रूरी है। ठीक है, अब अगली चीज़ पे आते हैं। तो अगली चीज़ है वो ये है कि आपको चेक करना है कि आपके कॉलेज की कोई वेबसाइट है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसकी एक वेबसाइट है, ये देखो, मैं लिखूँगा FIMT-IPU। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे कॉलेज की आ गई। अब यहाँ पे देखो, ये एक साइट दे रखी है। मैं इस साइट पे जैसे ही जाऊँगा ये पूरा एरिया खुल गया। अब कॉलेज की साइट में आने का मेन चीज़ ये है, अगर आपके कॉलेज की साइट है तो बेसिकली आपको क्या ढूंढना है, कुछ इस तरह की चीज़ ढूंढनी है, स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है, या तो इधर कर दो या यहाँ क्लिक कर दो, आपको स्टूडेंट पोर्टल देखना है। स्टूडेंट पोर्टल बेसिकली क्या होगा, एक तरह का यूँ समझ लो, एक सेकेंड। तो स्टूडेंट पोर्टल बेसिकली क्या होगा, स्टूडेंट पोर्टल एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम वगैरह डालकर साइन इन कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो, यहाँ पे अपना यूज़र नेम वगैरह जो है वो डाल के आप साइन इन कर सकते हो जो आपके कॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया है। अब मोस्ट केसेस में आपका रोल नंबर ही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। आपके कॉलेज का कुछ अलग क्राइटेरिया होगा तो वो आप एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लेना। बाकी अगर आपके में स्टूडेंट पोर्टल है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे आप जाके साइन इन रह सकते हो। इससे क्या होगा, मोस्टली चीज़ें अब क्योंकि ऑनलाइन हो रही है तो आपकी फ़ी पेमेंट, फ़ी रिसिप्ट
रिजल्ट, असाइनमेंट्स और जितनी चीज़ें हैं ये सब आपके स्टूडेंट पोर्टल पे ही आ जाती हैं। तो आप वहीं पे जाके सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हो, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट पोर्टल चेक कर लिया। अब आते हैं हम अपनी फोर्थ चीज़ पे। तो चौथी चीज़ है कि आपको अपने कॉलेज का बेस्ट रूट देखना है। ठीक है, अब बेस्ट रूट कैसा होगा? बेस्ट रूट वो होगा जो आप गूगल मैप्स पे सर्च करोगे और वहाँ पे सिर्फ सर्च करने के बाद ये नहीं कि जो गूगल मैप्स रूट दिखा रहा है वही उसी रूट पे जाओ, आसपास देखो और क्या क्या चीज़ें हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। मैं गूगल मैप्स ले लेता हूँ। ठीक है, गूगल मैप्स में आए, ठीक है, यहाँ गए। अब सपोज मान लो मैं अपना कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं कोई और रैंडम कॉलेज ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं विप्स। ठीक है, विप्स कॉलेज ले लेते हैं और ये विप्स होगा। ठीक है, ये रहा। इस पे मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा, मैंने एक कॉलेज ले लिया। अब मैं यहाँ पे लोकेशन डाल देता हूँ। तो लोकेशन मान लो मैं नोएडा डाल देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं नोएडा में रहता हूँ सपोज यहाँ पे, तो मैं रूट ऐसे नॉर्मली तो ऐसे देखूंगा, यहाँ बस वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा और मेरे को यहाँ पे मेट्रो लाइन दिख जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि आप इसके थ्रू भी आ सकते हो, जैसे यहाँ पे बस रूट लिखा हुआ है इस तरह भी आ सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे देखो कि इसके सबसे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ब्लू लाइन है, तो अब ब्लू लाइन कहाँ तक जा रही है? ठीक है, ब्लू लाइन आपको ये देखो, ये ग्रे कलर का एक आपको मार्क दिख रहा है, ये पूरी की पूरी ब्लू लाइन ही है। यहाँ से आप इधर से भी डायरेक्ट जा सकते हो। तो आप ब्लू लाइन लेकर यहाँ पे तो उतर सकते हो, जो तो आपका दूसरा अल्टरनेटिव है। बेसिकली आप उस तरह भी जा सकते हो। तो आपको देखना है कि आप मेट्रो का रूट किस तरह चुनोगे। ठीक है, आपको बेस्ट रूट चेक करना है। बाकी आप ट्रैवल करते रहोगे तो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू पता लगता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको अपने कॉलेज के लिए बेस्ट रूट देखना है। वो बेस्ट रूट कोई भी सा भी हो सकता है, आपका बस हो सकता है, आपकी मेट्रो हो सकती है। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन वही कैब वाला एक ऑप्शन है आपके पास, और नहीं तो फिर आप नॉर्मल ऑटो वगैरह कर सकते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा मेट्रो और ये बस का ही रूट लो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बाई चांस आपके पास गाड़ी वगैरह है तो वो आपके ऊपर है। तो अगली चीज़ पे आ जाते हैं, और अगली चीज़ है कि अगर आप बस का रूट चुनते हो, ठीक है, आपने बेस्ट रूट चुना है बस से ट्रैवल करने का, तो मैं ये दिल्ली में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली में फ्रेशर्स हैं, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर आपको पता होगा DTC बस चलती है। ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस चलती है, ग्रीन रेड ऑरेंज और डार्क ब्लू ऐसे कलर के कलर्स में होती है। ठीक है, इन सारी बसेस का एक बस पास आप बनवा सकते हो। अब बस पास और नॉर्मल फेयर में फ़र्क क्या है? जो आप नॉर्मल फेयर दोगे अपने कॉलेज से अपने घर तक के ट्रैवल का, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब यूँ समझ लो 80% कम आपका पैसा खर्च होगा अगर आप एक बस पास बना लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ मान लो मैं 1 महीने जाता हूँ। ठीक है, तो 1 महीने जाने का मेरा 2000 रुपये लग रहा है तो ट्रैवल के ऊपर। ठीक है, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मान लो मेरा 2000 रुपये लग रहा है, तो अगर मैं एक DTC का पास बनवा लेता हूँ तो वही पैसा मेरा कम हो जाएगा। कितना? 250 के आसपास तक मेरे पैसे लगेंगे बस 1 महीने के अंदर। मैं जितना चाहे जहाँ ट्रैवल करूँ, ज़रूरी नहीं मेरे को सिर्फ कॉलेज ही ट्रैवल करना है, हो सकता है मेरे को आसपास कहीं और भी जाना, तो मैं उस पास का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी फ़ायदा होगा आपको अगर आप DTC का बस पास बनवा लेते हो। ठीक है, कि आपको ये सारी चीज़ें तो हो गई। ठीक है, आपका आना जाना हो गया, आपके प्रिविलेजेस क्या क्या हैं वो सब आपको पता लग गया, ID कार्ड वगैरह ये सब पता लग गया आपको। अगली चीज़ है कि आपको अपने कॉलेज में सोसाइटीज़ चेक करनी है। ठीक है, बहुत सारी कॉलेज में सोसाइटीज़ होती हैं। अब हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, आप इतना सोशलाइज करना पसंद नहीं करते, आप अपने दोस्तों के बीच में ही रहना पसंद करते हो, तो यही मौका है कि इंट्रोवर्ट से आप थोड़ा सा सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ो, क्योंकि आप कॉलेज में आ चुके हो। ठीक है, अब वो 11th-12th वाला हाल नहीं रहा कि आपने किसी से बात करी नहीं करी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। कॉलेज में आने के बाद आपको अपने आप को बिल्डअप करना है। ठीक है, तो सोसाइटीज़ में पार्ट लेना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज फोर्स करेगा, कॉलेज आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आपको फिर भी अपनी तरफ से सोचना होगा कि आपको कौन सी सोसाइटीज़ में पार्ट लेना है। इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट की तरफ आप जाओगे, नहीं। आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि कॉलेज में आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनेंगे। ठीक है, जिनसे आप बाद में हेल्प मांग सकते हो। सोसाइटीज़ में पार्ट लेने से आप थोड़ा पढ़ाई कर रहे हो और एक आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो जो आपका एक्सप्लोर होगा ना, एक्सप्लोर वाला पार्ट, वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। आप नई नई चीज़ें देख पाओगे कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम कर रही हैं चीज़ें। ठीक है, सोसाइटीज़ में पार्ट लेने का एक फ़ायदा ये भी होता है। दूसरा, आपको आपके पेपर्स के अंदर पर्क मिल जाता है कि आपको अगर मान लो अटेंडेंस की कमी है, तो सोसाइटीज़ में अगर आपने पार्ट ले रखा है तो
तो आपको अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वो सोसाइटीज़ में कवर हो जाता है सारा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और फ़ायदे हैं, आप सोसाइटीज़ में पार्ट लो। आपके कॉलेज में अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ होंगी, कोई डांस की होगी, कोई सिंगिंग की होगी, आपको जो अच्छा लगे वो लो। देखो मैं अब अगर अपनी बारे में बताऊं तो मैंने 2-3 सोसाइटीज़ में पार्ट लिया था, ठीक है, और अभी भी मैंने पार्ट ले रखा है। तो मेरे को इतना पता है कि सोसाइटीज़ में पार्ट लेने से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, ठीक है, आपकी जो सोशल स्किल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये आपको एक फ़ायदा है। अगली चीज़ की तरफ आते हैं, वो है आपका NCC या NSS, ठीक है। NCC जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। NCC बेसिकली एक नेशनल कैडेट कॉर्प है, ठीक है। वो इसके अंदर होता क्या है, जैसे आप बॉर्डर पे आप आर्मी वगैरह देखते हो, ठीक है, सोल्जर्स होते हैं, नेवी, एयरफोर्स, ये सब होता है। ऐसे ही ये बॉर्डर से अंदर काम करते हैं। जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो सब बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो NCC है वो बॉर्डर के पीछे काम करता है, मतलब विद इन अ कंट्री वो जगह जगह घूम के रिप्रेजेंट करता है अपनी चीज़ें। अलग अलग बटालियंस बनी होती हैं जो जाके अलग अलग जगह पे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं और हमारी सेना का बल दिखाती हैं, ठीक है। तो ये होता है NCC, और इसका सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मायने करता है। इसके 3 सर्टिफिकेट होते हैं, A, B और C। ये तीनों सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। अगर आपके स्कूल में पहले से NCC था तो भी आप कॉलेज में ज्वाइन करो, जिससे आपको आपका लास्ट सर्टिफिकेट मिल जाए, जो C सर्टिफिकेट होता है बेसिकली, ठीक है। और उसके अलावा एक होता है हमारे पास NSS। अब जिन लोगों को NCC के बारे में पता होगा उनको शायद हो सकता है NSS के बारे में ना पता हो। तो NSS है बेसिकली नेशनल सर्विस स्कीम। ये एकदम NCC की तरह काम करता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आप जगह जगह जाके परफॉर्म नहीं करते हो, आप बेसिकली लोगों की मदद करते हो। अब कौन से लोगों की मदद? जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो थोड़े से गांव वगैरह की साइड में रहते हैं, जिनको नॉलेज कम है चीज़ों की। तो NSS क्या करता है, उन सब लोगों की हेल्प करता है। सारे कैंपेन्स वगैरह चलाता है, जैसे सेव अर्थ, सेव सॉइल, सेव वाटर, इस तरह के कैंपेन चलाता है। NCC में ये समझ लो, NCC में आपकी ड्रिल्स होती हैं, ठीक है। वहाँ पे सिलेक्शन फिटेस्ट वाला होता है कि जो फिट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। NSS में ऐसा कुछ नहीं है। NSS में आपको बस ये है कि आपको डेडिकेशन दिखाना है सर्विस प्रोवाइड करने का, एक तरह से कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो अलग अलग चीज़ों में। अब वो कैसे भी हेल्प हो सकती है, ठीक है। चाहे हो सकता है आपको बोले कि एक पूरा सफाई अभियान चला है तो उसमें पार्टिसिपेट करो, तो वो भी करना पड़ता है NSS के अंदर। NCC के अंदर क्या होगा, आपको मार्च करनी होगी, ठीक है। तो दोनों जगह पे आपका फ़ायदा है, आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। आप NCC चुनो अगर आपको थोड़ा ये सोल्जर वाली लाइन में जाना है, आप NSS चुनो अगर आपको सोशल स्किल्स की तरफ जाना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। और अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कॉलेज एंजॉय करो, ठीक है। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अटेंडेंस, मार्क्स, इन सब की टेंशन मत लो। जैसे आप कॉलेज अटेंड करना चालू करोगे ना, आपको धीरे धीरे अपने कॉलेज का चीज़ें पता लगता चला जाएगा, ठीक है। आपको पता लगेगा कि आपके कॉलेज में अटेंडेंस का कितना वो है, स्ट्रिक्टनेस है। अगर स्ट्रिक्टनेस है तो कैसे मेंटेन करना है। आप बाकी अपने सीनियर्स वगैरह से बात करके भी चीज़ें पता लगा सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।